हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ। आज हम देखेंगे गिटार के बेसिक्स के बारे में। ये बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिए। इस वीडियो को स्किप करके मत देखना। ये बेसिक है और जितना आपका बेस अच्छा रहेगा उतना ही आपको आगे आपके गिटार जर्नी में हेल्प होगी। तो ये गिटार क्या होता है, किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, गिटार किस टाइप्स के होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होगी। तो आप देखते रहिएगा इसको और वीडियो में बने रहे। और चाहे तो आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन भी रख सकते हैं। अगर आपको चाहे तो आप नोट कर सकते हो इनमें में भी जो भी चीज़ बता रहा हूँ, सब चीज़ की। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले गिटार होता क्या है। गिटार एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, एज वी ऑल नो। तो इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करते हैं, एक्चुअली म्यूज़िक जनरेट कैसे होता है। देखो, कई टाइप के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और परकेसिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं। परकेसिव मतलब ये जो परक्यूशन क्रिएट करते हैं, जो ड्रम पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। ड्रम जैसा मतलब एक साउंड होता है, तबला हो गया, ड्रम हो गया, ढोलकी हो गया, ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फिर होते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, जैसे कि फ्लूट हो गया, ट्रम्पेट हो गया, सैक्सोफोन हो गया। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आप विंड ब्लो करते हो, और विंड ब्लो करने के बाद वो सर्टन वाइब्रेशंस क्रिएट करता है और उसके बाद आपको वो जो भी साउंड है वो सुनाई देता है। तो सिमिलरली गिटार एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि गिटार, यूकेलेले, वायलिन, बेस गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार। तो गिटार ऐसे कई तरह के स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। तो उनमें से अपना एक गिटार है, और हम जो गिटार सीख रहे हैं वो है सेमी अकॉस्टिक गिटार। ये इसको सेमी अकॉस्टिक में बोल रहा था क्योंकि ये वाला जो गिटार है ये सेमी अकॉस्टिक है। मतलब ये अगर लाइव में भी अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो तो इसके मदद से आप इसको बड़े स्पीकर्स पे कनेक्ट करके आप इसको प्ले कर सकते हो। तो ऐसे ही अकॉस्टिक गिटार, सेमी अकॉस्टिक गिटार होते हैं। ठीक है, गिटार के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक गिटार, बेस गिटार, अकॉस्टिक, सेमी अकॉस्टिक, मैंने बताया ये। तो इलेक्ट्रिक गिटार क्या होता है, जिसको आप इलेक्ट्रिक मतलब एक एम्पलीफायर से कनेक्ट करके फिर प्ले करते हो। ओके, तो इसमें जो है आपको किसी भी एम्पलीफायर को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये अपने आप नेचुरली साउंड क्रिएट करेगा। ओके, तो ये जो भी है साउंड नेचुरली क्रिएट कर रहा है। पर वो जो होगा इलेक्ट्रिक गिटार, उसको आप प्लग किए बिना उसका एक्चुअल वॉइस जो एक्चुअल साउंड जो है वो नहीं सुन पाओगे। साउंड आएगा पर एक्चुअल जो होता है वो नहीं आएगा। ओके, तो अभी ये इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया विंड इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, परकेसिव इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। तो वो साउंड ऐसे क्रिएट करते हैं, जब भी आप किसी भी चीज़ को प्लग करते हो या फिर साउंड ऐसे क्रिएट होता है जब वाइब्रेशन होता है तब साउंड क्रिएट होता है। ओके तो अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप आपके थ्रोट को भी हाथ लगाओगे तो आपको समझेगा कि थ्रोट वाइब्रेट कर रहा है, इसी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। वैसे ही ये स्ट्रिंग्स जो है, अगर आप इसको नज़दीक से देखोगे, जब मैंने इसको प्लग किया ये स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रहे थे, तभी इसका साउंड आया। ये देखिए कितने देर तक वाइब्रेट हो रहा है, और ये जितने देर तक वाइब्रेट होएगा उतने देर तक साउंड आता रहेगा। ओके, तो इसी के साथ हम गिटार के पार्ट्स की इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो ये मैं जो बात कर रहा था अभी साउंड की, वो भी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा था। ओके, तो सबसे पहले आता है हेड। गिटार का हेड है ये, यहाँ पे ट्यूनर्स लगे होते हैं। ओके, तो ये जो चीज़ है इसको ज़्यादातर कभी टच नहीं करना। ये क्यों होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वाइब्रेशंस होते हैं। ओके, तो वो जो वाइब्रेशंस है कैसे भी नहीं हो सकते, वो आगे पीछे किसी भी तरीके से नहीं हो सकते। तो उसको किसी एक तरीके में ट्यून किया जाता है। उनके हर एक वाइब्रेशन की जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको हर एक अच्छी तरीके से मैथमेटिकली, साइंटिफिकली, फिजिकली अच्छे से ट्यून किया जाता है, जिसको सुन के हमारे ईयर्स को एक प्लेजेंट साउंड आए। ओके, तो उस चीज़ के वजह से ये ट्यूनर्स होते हैं। तो अगर कभी भी आपका गिटार अच्छा साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारी गिटार ट्यून नहीं है। इसके एक ट्यून की भी स्टैंडर्ड ट्यूनिंग आती है जो होती है EAD-GB-E। तो मैं ये स्ट्रिंग्स के नाम, ये मैंने अभी क्या कहा वो हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। ये स्ट्रिंग्स के जो भी मैंने नाम कहे हैं ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है। ओके,
तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हिस्सा होता है गिटार का, आप देख सकते हो, तो इसको कहते हैं नेक ऑफ द गिटार, ये जो पीछे वाला पार्ट है। और ये सामने वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं फ्रेट बोर्ड। ओके, फ्रेट बोर्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेट्स लगे हुए होते हैं। ये जो बॉक्स है इसको फ्रेट कहते हैं। तो ऐसे कई सारे फ्रेट्स होते हैं तुम्हारे गिटार के ऊपर। तो ये क्यों होते हैं कि आप जब भी इसको इस तरीके से प्ले कर रहे हो तो एक अलग साउंड आ रहा है, जब तुम इसको इस तरीके से प्ले कर रहे हो अलग साउंड आ रहा है। इधर एक मिनट, यहाँ पे अलग साउंड आ रहा है, यहाँ पे अलग साउंड आ रहा है, यहाँ पे अलग साउंड आ रहा है, यहाँ पे अलग सा, हर एक जगह पे अपना एक अलग साउंड आ रहा है। तो क्योंकि अभी म्यूजिक इतना वास्ट है, तुम जो भी सुनते हो इन्हीं 6 स्ट्रिंग्स और ये 21 24 जितने भी फ्रेट्स हो गए इन्हीं में से प्रोड्यूस होता है। तो उसके लिए अलग अलग फ्लेट पे अलग अलग साउंड आता है, और अलग अलग साउंड का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो एक अच्छा म्यूजिक तुम्हें सुनाई देता है। जैसे कि अभी मैंने ये फ्रेट्स जो है यहाँ पे मैंने अलग अलग यही 6 स्ट्रिंग्स और यही जो भी फ्रेट्स है इनमें से ही मैंने कुछ प्ले किया जिससे एक आपको साउंड आया। ओके, तो इसके लिए होते हैं फ्रेट्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्ट्रिंग्स। ओके, तो स्ट्रिंग्स एज वी ऑल नो कि ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्ट्रिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गिटार का। ओके, फिर इसके आगे आता है साउंड होल। ये जो होल आप देख रहे हो ये इसको साउंड होल कहते हैं, और ये जो बॉक्स देख रहे हो इसको आप साउंड बॉक्स कहते हो। ओके, तो ये क्यों होता है? साउंड बॉक्स इसके लिए होता है जब आप इसको प्ले करते हो, जब इसका वाइब्रेशन क्रिएट होता है तो ये साउंड जो है वो अंदर जाता है और रिवर्ब होके बाहर आता है, इको होके बाहर आता है। जब अगर आप देखोगे कि कोई भी बंद कमरा होगा और जिसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें भरी नहीं होगी, तो आप जब उधर बात करोगे तो आपका आवाज़ घूमकर आता है बहुत ज़्यादा। तो वो इसीलिए ये भी है, जब अंदर कोई ज़्यादा चीज़ नहीं होती तो एक आवाज़ साउंड क्रिएट होने के लिए, एक रिवर्बरेंस क्रिएट होने के लिए ये साउंड होल होता है, साउंड बॉक्स होता है। इसके थ्रू गिटार का जो भी साउंड है वो अच्छी तरीके से आता है। अगर ये ना हो तो उतना घूमकर साउंड नहीं आएगा। और अगर आप इलेक्ट्रिक गिटार देखोगे तो उसके अंदर कभी साउंड होल नहीं होता। तो इसी वजह से वो जब हम प्लग नहीं करते तो उसका साउंड इतना तेज नहीं आता जितना इसका आ रहा है। जैसे कि आप इसको देखोगे, इसका जो भी साउंड है ये घूम कर आ रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि इसके अंदर साउंड होल है। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, इसको कहते हैं ब्रिज। ओके, तो ब्रिज बेसिकली ये होता है यहाँ से और यहाँ से ये आपके स्ट्रिंग्स जो है वो जुड़े होते हैं। ओके, और ये अगर आपका सेमी अकॉस्टिक गिटार होगा तो इसको आपको एक प्लग करने के लिए एक यहाँ पे ये होगा। ओके, तो दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ गिटार। मतलब जो भी इंट्रोडक्शन था वो पार्ट यही था। तो इसके आगे हम देखते हैं तो म्यूजिक होता क्या है बेसिकली, मतलब म्यूजिक कैसे क्रिएट होता है इसके अंदर से। ओके, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि गिटार के अंदर या फिर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर या फिर कोई भी म्यूजिक इन जनरल सिर्फ 12 नोट्स होते हैं। कितने नोट्स होते हैं? सिर्फ 12 नोट्स होते हैं। ओके, एक मिनट। तो हम क्रोमैटिक स्केल के ऊपर थे, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कि म्यूजिक कैसे बनता है, उस पार्ट के ऊपर थे। तो ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, ये आपको लाइफ टाइम याद रखनी है। म्यूजिक सिर्फ 12 नोट्स में होता है। आप जितना भी म्यूजिक सुनते हो, जो भी म्यूजिक सुनते हो, वो सिर्फ 12 नोट से ही आता है। उन 12 नोट्स को कहते हैं हम क्रोमैटिक स्केल। ओके, इन 12 नोट्स के बाहर म्यूजिक नहीं होता। ओके, तो ये 12 नोट्स क्या होते हैं? 12 नोट्स मतलब क्या होता है बेसिकली, और यही 12 नोट्स क्यों? तो नोट्स वो होता है जो भी आप साउंड सुन रहे हो। मैंने जैसे आपको बताया कि जब वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उस वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी जब हम सुनते हैं तो हमारे ह्यूमन ईयर को वो सुनने में अच्छा लगे, तब वो म्यूजिकल साउंड होता है। तो ठीक है, तो ऐसे ही 12 फ्रीक्वेंसीज है अलग अलग। उन फ्रीक्वेंसी को हमने नाम दिया है। ओके, अभी फ्रीक्वेंसी को तो ऐसे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी तो हम बात नहीं कर सकते, तो उसको इजी बनाने के लिए हमने उन्हीं सब 12 फ्रीक्वेंसी को नाम दिया है। तो उसको हम कहते हैं क्रोमैटिक स्केल। क्रोमैटिक स्केल क्या होता है, कैसे होता है, उनके नाम क्या होते हैं?
तो मैं आपको बताता हूँ ए से इजीली। ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, फिर से ए। ओके, ये 12 नोट्स हुए अगर आप गिनोगे तो। चलो साथ में गिनते हैं। ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प। ये हो गए 12 नोट्स। ओके, तो इन्हीं 12 नोट्स के अलग अलग जब कॉम्बिनेशंस बनते हैं तब हमें म्यूजिक सुना देता है। जैसे कि अभी आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। ये जो 12 नोट्स मैंने आपको बताया, ये पूरे ऑल ओवर द फ्रेटबोर्ड और ऑल ओवर द गिटार सिचुएटेड है। सपोज अभी ये वो 12 नोट्स है। ओके, तो जब इन्हीं 12 नोट्स में से मैं कुछ अलग कॉम्बिनेशन प्ले करता हूँ, इन्हीं 12 नोट्स को लेकर मैं मोल्ड करता हूँ अपने हिसाब से कोई नोट्स का कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, तब वो एक साउंड जब क्रिएट होता है, वो उसे हम म्यूजिक कहते हैं। तो सपोज अभी मैं इसको, ये 12 नोट्स है। ओके, किधर दिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो मैंने क्या किया, इन्हीं 12 नोट्स में से एक अलग कॉम्बिनेशन उठाया, उसकी वजह से हमें सारे ग म प ध नि सा का साउंड मिला। ये हुआ हमारा एक मेजर, एक आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने ये साउंड यहाँ से बजाया। अभी आप इसको इस तरीके से ही बजा सकते हो, या फिर यही 12 नोट्स है, उन्हीं को मैंने अलग अलग स्ट्रिंग्स के ऊपर बजाया तो एक साउंड मिला। ओके, तो हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर और भी डिटेल के में। ओके, तो मैंने क्या बताया था, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए। ओके, तो ये जितने, एक मिनट, ये जो है ये 12 नोट्स है। ओके, ये 12 नोट्स हुए। इसके आगे भी यही नोट फिर से कंटिन्यू होते हैं और ये साइकिल रिपीटेटिव होता है। अब इसको जितना आगे लेके जा सकते हैं उतना जा सकता है, ये इसका कोई भी लिमिट नहीं है। ये मैंने जैसे आपको लिखा है ए शार्प, बी, इतनी क्रोमेटिक स्केल लिखी है यहाँ तक, इसके आगे भी क्रोमेटिक स्केल लिखी है मैंने, इसके आगे ये दो एक ही कंटिन्यू किया है। इसके आगे भी लिख सकता था पर इधर स्पेस नहीं है और इतना प्रैक्टिकल यूज में नहीं आता है वो, इसीलिए नहीं लिखा है, वरना ये पूरी तरीके से आगे बढ़ सकता है जितना आप चाहो। तो ये क्या है क्रोमेटिक स्केल, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ये याद होनी चाहिए। अगर आप और एक चीज आप नोटिस करोगे तो ये बी जो है, बी और ई, इनको शार्प नोट नहीं है। जैसे मैंने ए को शार्प बोला, ए शार्प, वैसे बी शार्प नहीं होता और ई शार्प भी नहीं होता। बाकी सब नोट्स को शार्प नोट से, ए को शार्प नोट है, सी को शार्प है, डी को शार्प है, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प। सिर्फ बी और सी को शार्प नोट नहीं होता। ओके, क्यों नहीं होता वो आप जैसे जैसे आप आगे जाओगे म्यूजिक जर्नल के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम इतना ही फोकस करते हैं कि इन दो नोट्स को शार्प नहीं होता। तो कभी भी आपको किसी ने पूछा क्रोमेटिक स्केल्स बताओ, तो ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, इतना ही आएगा। बी और ई को शार्प नहीं होता। ओके, तो अभी ये मैंने ए का क्रोमेटिक स्केल बताया आपको, वैसे ही आप बी का भी क्रोमेटिक स्केल बना सकते हो। मैंने कहा आप बी का भी क्रोमेटिक स्केल बना सकते हो। कैसे, ये बी से लेके ये यहां तक, ये 12 नोट्स होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, और आगे का साइकिल कंटिन्यूस है। ओके, तो उसी तरह आप सी का भी बना सकते हो।
12 सप्ताह में मतलब होता ही है उसका। एक मिनट में आपको क्लियर कर देता हूँ पूरा। सी का भी होता है, सी से लेकर इस बी तक, ये 12 नोट्स है। सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी। ओके, ये 12 नोट्स हुए। ऐसा हर एक नोट का, ये जो भी 12 नोट्स है, हर एक नोट से क्रोमेटिक स्केल शुरू होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल देने के लिए ए से शुरू किया क्रोमेटिक स्केल को, वैसे ही आप इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हो। और हर एक नोट का अपना एक क्रोमेटिक स्केल होता है। जैसे ए का मैंने बताया, वैसे ही ए शार्प का भी क्रोमेटिक स्केल होता है। ए शार्प का यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा। ओके, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए। ओके, ये ए का क्रोमेटिक स्केल हुआ, ए शार्प का, आई मीन ए शार्प का क्रोमेटिक स्केल हुआ। ऐसे हर एक चीज का क्रोमेटिक, हर एक नोट का क्रोमेटिक स्केल होता है। और ये जो नीचे के नोट्स है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये होते हैं नेचुरल नोट्स। इसको याद रखो, ये इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ क्रोमेटिक स्केल में 7 नेचुरल नोट्स होते हैं और 5 एक्सीडेंटल नोट्स होते हैं। ओके, एक्सीडेंटल नोट किसको कहते हैं? जहां पे शार्प आया उसको हम एक्सीडेंटल नोट कहते हैं, और जहां पे शार्प नहीं है उसको हम नेचुरल नोट्स कहते हैं। तो अभी ये ए शार्प जो है, इसको हम बी फ्लैट भी कहते हैं। वो कैसे हम आगे पढ़ेंगे, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही नोट है, वो ए शार्प ही है, उसको हम बी फ्लैट भी कहते हैं। तो वो कैसे हम आगे पढ़ेंगे। फिर भी अगर आपको एक हल्का सा एग्जांपल देना होगा तो यहाँ पे ही इसका ही नाम, ए शार्प का ही नाम बी फ्लैट है। जैसे एक इंसान के दो नाम हो सकते हैं, एक पेट नेम और एक रियल नेम, वैसे ही है, कुछ फर्क नहीं है। ये नोट के जो सपोज यहाँ पे ए शार्प यहाँ है, एक मिनट में देखता हूँ, मैं गिटार लिख सकती हूँ। ए शार्प जो है गिटार के ऊपर यहाँ है, तो यही नोट है, वो इसी को ए शार्प कहेंगे। तो ये इसी को ए शार्प भी कहेंगे और इसी को बी फ्लैट भी कहेंगे। ओके, वो एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा क्रोमेटिक स्केल, तो हर एक नोट का एक अपना क्रोमेटिक स्केल होता है। और एक बात हमने सीखी कि नेचुरल और एक्सीडेंटल नोट्स क्या होते हैं। ओके, तो ये दैट्स इट फॉर क्रोमेटिक स्केल। आप इसको ध्यान में रखिए। इसको ये आपको थ्रू आउट योर म्यूजिकल जर्नी काम में आएगा, इसको कभी भी नहीं भूलना है। तो इसके बाद हम चलते हैं बेसिक फिंगर एक्सरसाइज की तरफ। ओके, क्योंकि अभी आपको गिटार प्ले करना है, तो ये सब थ्योरी हो गया, आपको मैंने गिटार के पार्ट्स बता दिए, क्रोमेटिक स्केल बता दिया, तो आपको प्ले भी तो करना है। तो प्ले करने के लिए आपके फिंगर्स जो है वो गिटार के ऊपर कंफर्टेबल होने चाहिए। उसकी के बाद आपको मैं ट्यून वो सब सिखा सकता हूँ। तो गिटार के ऊपर फिंगर्स को कंफर्टेबल करने के लिए हम फिंगर एक्सरसाइजेस करते हैं। तो आप मेरे राइट हैंड पर भी ध्यान दीजिए और लेफ्ट हैंड पर भी ध्यान दीजिए। तो क्या करना है आपको, ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, हम नीचे से, स्ट्रिंग्स को हमेशा हम नीचे से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग जो है इसको हम 5th फ्रेट पे बजाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, 1 2 3 4 5, ये जो डॉट है वो उसी के लिए इंडिकेट होता है। ये थर्ड आपका, ये जो डॉट है यहाँ पे 3rd पे होता है, ये 5th पे होता है, ये 7th पे होता है, ये 9th पे होता है, ये 12th पे होता है। ओके, इसी तरीके से आप इधर आओगे आपके 5th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग के, फिर यहाँ से कुछ नहीं, सिर्फ आपको आगे आगे बढ़ना है और आपका जो भी फिंगर नेक्स्ट फ्रेट पे लैंड कर रहा है उसी से आपको नेक्स्ट फ्रेट प्ले करना है। जैसे फर्स्ट फिंगर से मैंने 5th प्ले किया, सेकंड फिंगर से मैंने 6th फ्रेट प्ले किया, थर्ड फिंगर से मैंने 7th फ्रेट प्ले किया और 4th फिंगर से मैंने 8th फ्रेट प्ले किया। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने इधर अल्टरनेट पिकिंग की है, एक बार नीचे एक बार ऊपर। तो आपको भी यही करना है, इसी तरह आपको दोनों हाथ की प्रैक्टिस होगी। तो और वैसे ही इसको ऊपर ऊपर लेकर जाना है। इतना एक बार ऊपर आ गए आप, फिर से वही करना है। ओके, ये हो गया।
ये हुए आपकी एक बेसिक फिंगर एक्सरसाइज। ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए काम में आएगी, क्योंकि हमने यहाँ से अल्टरनेट पिकिंग की है और यहाँ से फ्रेट पे फिंगर्स मूव किए हैं। और एक राइट हैंड एक्सरसाइज मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे अल्टरनेटली हर एक स्ट्रिंग को पिक करना है। ओके, कुछ नहीं, यहाँ पे डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ओके, ये एक राइट हैंड का एक्सरसाइज हो गया। और एक एक्सरसाइज अगर आपको राइट हैंड का करना हो तो वो ऐसा होगा। एक एक स्ट्रिंग को स्किप करके नेक्स्ट स्ट्रिंग प्ले करना है। जैसे कि पहले मैंने ये स्ट्रिंग प्ले किया, इसके बाद ये प्ले करूंगा, इसके बाद ये प्ले करूंगा, फिर ये प्ले करूंगा, फिर ये प्ले करूंगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ओके, ये एक एक्सरसाइज हो गया। और अगर आपको यहाँ पे जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे ये एक्सरसाइज के लिए, तो आपको यहाँ पे ऊपर बढ़ना है। मैंने आपको ये फर्स्ट टाइम 5th फ्रेट पे क्यों बताया पहली बार करने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो फ्रेट्स की साइज होती है वो थोड़ी कम होती है इसके मुकाबले। ओके, यहाँ पे जो आप देखोगे तो फ्रेट थोड़े ब्रॉड है, तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको यहाँ पे वो एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है। बाकी तो आप अगर एक बार यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाए तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ओके, तो हमने देखा गिटार क्या होता है, गिटार का इंट्रोडक्शन क्या होता है, गिटार के पार्ट्स क्या होते हैं, क्रोमैटिक स्केल क्या होता है, नेचुरल नोट्स क्या होते हैं, एक्सीडेंटल नोट्स क्या होते हैं। ओके, तो और देखा हमने कि फिंगर एक्सरसाइजेस क्या होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। अभी आपको मैंने जो भी चीजें बताई उसको ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे आगे की कि स्केल कैसे फॉर्म होते हैं। ये मैंने आपको क्रोमैटिक स्केल बताया, मेजर स्केल होता है, क्रोमैटिक स्केल में से ही मेजर स्केल आता है। तो क्रोमैटिक स्केल में से मेजर स्केल, माइनर स्केल क्या होता है, पेंटाटोनिक स्केल क्या होता है, ये तो सारी एडवांस के आगे की चीज होगी। जैसे हम इस सीरीज में बढ़ते जाएंगे आप आगे की चीजें देखते जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको मैंने जो भी चीज़ बताई है वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करके रखोगे तो अच्छा होगा। और ये जो फिंगर एक्सरसाइजेस बताए वो भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको इसी कोर्स से रिलेटेड आपको और कुछ डिटेल्स जानना होगी तो आप पिगी राइड को कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और पिगी राइड के पास किड्स के लिए हर एक तरीके के कोर्स है, मतलब नॉट ओनली गिटार है, कीबोर्ड है, क्लासिकल डांस है, मार्शल आर्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ों के लिए आप पिगी राइड को कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसको उसके बारे में और जानने के लिए भी आप पिगी राइड को कांटेक्ट कर सकते हो। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।